वर्ल्ड की टॉप कंपनीज एयरबीएनबी, डोरडैश, रूम्स, स्ट्राइप, इनफैक्ट इन इंडिया ज़ेप्टो नाउ 91 स्क्वायर फीट, दे आर बैक्ड बाय YCY कॉम्पिटिटर। प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाह रहे हो, आपने हर काम को करने के लिए अगर बंदे रख लिए, देन यू लूज साइट ऑफ व्हाट यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू सोल्व। आई हैव फाउंड लॉट ऑफ पीपल इन माय एंटायर जर्नी वेयर इन पीपल हैव एक्चुअली कम फॉरवर्ड टू हेल्प मी। हेल्प मांगने से हेल्प होती है। वी डिसाइडेड टू एग्जिट क्विफर्स। हमने क्विफर्स को सेल ऑफ किया। कितने में बेचा? We sold it for $1 million. To build a construction business, you need to build efficiencies. हाँ, इंडिया का $50 billion का इंडस्ट्री है और हमें ये नहीं पता चल रहा है कि are we making money or losing money on this project. More than 95% of the market is unorganized. As we all know, the entire approach to interior design and building office spaces is going through a massive transformation. So today we have with us Mr. Amit Bansal, the founder of 91 Square Feet with us. He will tell us how 91 Square Feet is revolutionizing this space through innovation and technology. इंटीरियर बिजनेस में इस इंडस्ट्री में आप कैसे आए एंड 91 स्क्वायर फीट कैसे चालू किया? थैंक यू सौरभ फॉर हैविंग मी हेयर। मैं सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है NIT कुरुक्षेत्र से और उसके बाद 1 साल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में काम किया। फिर 2015 में MBA करने के बाद मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया क्विफर्स के नाम से। हमारा करंट बिजनेस है, हम ऑफिसेज एंड रिटेल शॉप्स बनाते हैं कंपनीज के लिए। तो जैसे मैं टिपिकल एक ऑफिस का एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो मुझे एक 10,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस बनाना है फॉर लेट्स से एनी स्टार्टअप, राइट। तो सबसे पहले हम उस मोमेंट पे एंगेज होते हैं जब ब्रांड ने अपना लीजिंग एग्रीमेंट कर लिया होता है। तो वी डोंट हेल्प देम इन फाइंडिंग द प्रॉपर्टी एंड ऑल दैट। ओके। तो जिस मोमेंट पे प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हो गई उस मोमेंट पे हम आते हैं। विल गो टू दैट साइट। जनरली एक कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर एक ओपन फ्लोर रहता है जहाँ पे बीम, कॉलम्स, फ्लोरिंग ये सब रहता है। बाकी अंदर की सर्विसेज और अंदर का हमें बनाना होता है। बेसिकली खाली जगह मिल जाती है, उसको डेवलप करना काम आपका है। हाँ, यस। तो पहला स्टेप होता है कि साइट पे जाके साइट का रेकी करना। साइट का सर्वे करते हैं, फिगर आउट करते हैं क्या डायमेंशंस हैं, क्या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं, क्या एग्जिस्टिंग प्री कंडीशंस हैं साइट की। फिर उस सर्वे के बेसिस पे हम लोग डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। वी हैव इन हाउस टीम ऑफ आर्किटेक्ट हु विल डिज़ाइन द होल स्पेस बेसिस ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट कि कितने लोग बैठने वाले हैं, कितने कैबिन्स चाहिए, कितना बड़ा पेंट्री एरिया चाहिए, क्या ब्रांड की पोजीशनिंग है, उसके बेसिस पे हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। फिर उस डिज़ाइन के हिसाब से हम स्कोप बनाते हैं कि इस पूरे के पूरे डिज़ाइन में कितने स्क्वायर फीट पार्टीशन आ रहा है, कितने स्क्वायर फीट पेंट आ रहा है, कितना स्क्वायर फीट फ्लोरिंग आ रही है। ऐसे ऐसे करके 100 से 150 लाइन आइटम का जनरली एक स्कोप बनता है। उस स्कोप के बेसिस पे हम कस्टमर के साथ में पेमेंट टर्म्स साइन अप कर लेते हैं, राइट। देन वी स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग ऑन दैट स्कोप। हम मल्टीपल तरह के सप्लायर्स एंगेज करते हैं। सिविल वर्क के लिए एक अलग सप्लायर होता है, MEP एयर कंडीशनिंग के लिए अलग सप्लायर, फायर सेफ्टी, आपका टाइल, फ्लोरिंग, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिकल, तो करीबन ये सब आप में इन्वॉल्व होते हैं, राइट? यस। सो बेसिकली हमारा काम है, हम इस पूरे प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं। फॉर एवरी इंडिविजुअल कैटेगरी देयर विल बी अ स्पेशलाइज्ड वेंडर, बट यू विल आउटसोर्स देम। यस, यस। सो फिर मल्टीपल टीम्स काम करते हैं, उसके अराउंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं। कुछ रन टाइम रिपोर्टिंग रहती है कस्टमर को कि हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू ऑटोमेटिकली कस्टमर को रिपोर्ट जाती हैं कि ये काम हो गया। कस्टमर के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, अगर कोई रिक्वायरमेंट में चेंज आना है, कुछ बदलाव करने हैं, तो उनको रन टाइम चेंजेस को हैंडल किया जाता है, राइट। फिर प्रोजेक्ट डिलीवर कर देते हैं। डिलीवर करने के बाद 1 साल तक हम उसको मेंटेन करते हैं। ओके। कि हाँ, डिलीवर करने के बाद 1 साल तक कि अगर बाय चांस कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती है तो वो आपके अंडर में है। यस। इसको डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड बोलते हैं। ओके। स्टैंडर्ड टर्म है ये। आपने इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए कैसे सोचा? व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग दिस, राइट, बिजनेस काफ़ी फेजेस में इवॉल्व हुआ। मैक्रो थीसिस वाज ऑलवेज लाइक कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वहाँ पे मल्टीपल पार्टीज, जैसे आपने बोला 10 से 15 स्टेक होल्डर्स हैं सप्लायर साइड पे। उसके अलावा फिर आर्किटेक्ट आ जाते हैं, अलग अलग कंसल्टेंट आ जाते हैं, क्लाइंट, फाइनेंस टीम, प्रोक्योरमेंट टीम। तो ऑलमोस्ट 20-25 स्टेक होल्डर हो जाते हैं जिनके बीच में कोलैबोरेट करना है, करेक्ट, राइट। अगर इस कोलैबोरेशन के अंदर फ्रिक्शन होगा तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली साइट के एग्जीक्यूशन पे पड़ने वाला है। अगर कोलैबोरेशन स्मूथ नहीं होगा इन लोगों के बीच में तो डेफिनेटली साइट के अंदर डिलेज आएंगे, लेबर खाली बैठेगी, मटेरियल वेस्ट होगा, ये सारे इफेक्ट आएंगे। और द स्टिपुलेटेड इम्पैक्ट ऑफ दिस मिस कोऑर्डिनेशन इज ओनली 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कैपेक्स एंड 20% ऑफ द टाइम डिले।
राइट, ये एक तरह से स्टेपुलेटेड इम्पैक्ट है. Okay. तो आवर मैक्रो थ्योरी हैज ऑलवेज बीन एंड इज राइट नाउ एज वेल दैट वी सॉल्व दिस कोलैबोरेशन, वी मेक प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशन मोर एफिशिएंट बोथ इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट एज वेल एज टाइम. और उसी को हमने बैक किया, बस उसका पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट है वो फेजेस में हुआ है. राइट, तो जो एवोल्यूशन ऑफ दिस आइडिया इज बेसिकली इट्स ऑलमोस्ट लाइक डिफरेंट लेयर्स ऑफ अनियन. कि when we entered into this thing कि जहाँ पे हमें पूरा प्रोजेक्ट मैनेज करना है, so there are almost like hundreds of problems to be solved. तो हमने लेयर बाय लेयर मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है. वी हैव केप्ट अ टेक फर्स्ट अप्रोच इन सॉल्विंग ऑल आवर प्रॉब्लम्स एंड दैट हैज़ मेड अस फार मोर एफिशिएंट, मोर अजाइल कंपेयर टू आवर peers who have been operating this industry for some time. Okay. Yes. इस इंडस्ट्री में 3 सबसे बड़े मेजर प्रॉब्लम मेरे को लगता है कि है क्लाइंट के एंगल से. क्योंकि क्लाइंट टेक्निकली उसको आइडिया नहीं है रॉ मटेरियल का, उसको प्राइसिंग का आइडिया नहीं है. Right. सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पहले तो रॉ मटेरियल क्वालिटी वाला, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मिलना. राइट. ठीक है. सेकंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि रॉ मटेरियल सपोज क्वालिटी वाला मिल भी गया है तो प्राइसिंग, इसकी प्राइसिंग क्या है उसको तो नहीं मालूम है. उसको वही मानना पड़ेगा जो आर्किटेक्ट बताएगा या जो भी सप्लायर है वो बताएगा, उसको मानना पड़ेगा. ज़्यादा से ज़्यादा वो नेगोशिएट कर सकता है कि यार इतना नहीं इतना कर दो. राइट. थर्ड सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं होते. राइट. अगर सपोज बोल भी दिया है कि 3 महीने में प्रोजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एज वी आर ऑल्सो डेवलपर, तो हम भी प्रोजेक्ट करते तो हमको मालूम है कि ये प्रॉब्लम्स आते हैं. राइट. तो 4 महीने का अगर टाइम पीरियड दिया है तो 6 महीना 7 महीना होता ही है. राइट. हाउ आर यू सॉल्विंग दिस इशू? सो मैं थोड़े से फेजेस ऑफ एवोल्यूशन बताता हूँ. आई विल कम टू द योर कस्टमर लेंस एज वेल कि हाउ व्हेन वी सॉल्व दिस इशू हाउ दैट मैनिफेस्ट इनटू अ बेटर एक्सपीरियंस फॉर द कस्टमर. सो व्हेन वी स्टार्टेड दिस कंपनी इन द इनिशियल फेज फॉर द फर्स्ट 6 months और 12 months द मेन चैलेंज वाज हमें ये नहीं पता चल रहा था हमारी साइट पे हो क्या रहा है. अब हम मल्टीपल ब्रांड्स के साथ में काम कर रहे हैं, 20 प्रोजेक्ट चल रहे हैं अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. राइट, हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर देयर इज लेट्स से ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम. राइट, बट कस्टमर इज ऑलवेज कमिंग बैक एंड सेइंग कि आपके साइट पे लोग नहीं है, आपने ये काम नहीं किया. माई टीम इज ऑलवेज टेलिंग मी नहीं सर काम बहुत अच्छा चल रहा है, हम तो वी आर जस्ट बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप, मतलब ये तो एक्सेप्शनल ताजमहल बनेगा यहाँ. तो कभी मैच ही नहीं हो रहा है कि कस्टमर क्या कह रहा है, हमारी टीम क्या कह रही है. और जब ये दोनों चीज़ें मैच नहीं होती ना तो क्या होता है कि इशू बढ़ते 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 ऊपर आ जाता है. लीडरशिप लेवल पे हमारे पास में इशू आ रहा है और हर एक साइड से ऐसे इशू आ रहा है और कभी मैप ही नहीं कर रहा है. ऑल द टाइम वी आर थिंकिंग कि यार शायद हमने गलत लोग हायर कर लिए कि आवर गाइज आर नॉट मोटिवेटेड, वो लोग हमसे अलाइंड नहीं है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स दिमाग में आए. तो लाइक यू कैन कर्स योरसेल्फ एज मच एज यू वांट बट द प्रॉब्लम वाज अ प्रॉब्लम. राइट, तो हमने सबसे पहले चीज़ को सॉल्व किया कि भाई साइट से हमें एकदम सच जानना है कि आज साइट पे क्या हुआ. तो हमने एक मॉड्यूल बनाया, उसको हम DPR मॉड्यूल कहते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर, जहाँ पे वी मेड इट मैंडेटरी फॉर पीपल टू provide an update from the site on an everyday basis. And that update was so detailed कि अगर हमारे BOQ जो स्कोप होता है, जो हमने let's say 150 लाइन आइटम का स्कोप है, उनको हर एक स्कोप के अगेंस्ट में बताना है कि कौन सा स्कोप का आइटम कितना परसेंटेज हो गया, साइट की फोटोग्राफ्स डालनी है, साइट पे कितने लेबर थे वो बताना है, ब्लॉकर क्या है. इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दैट आवर प्रोजेक्ट मैनेजर हैव टू सबमिट एट द एंड ऑफ एवरी डे. एंड टू गेट दिस रिपोर्ट डन वी हैव गिवन देम एन एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन में हमने बहुत सारे और भी कंट्रोल डाल दिए कि उसके जियो टैगिंग से दैट वे दिस गाय इज स्टैंडिंग, हाउ इज स्पेंडिंग टाइम. तो उससे हम लोगों को काफ़ी विजिबिलिटी आने लगी. तो ये था हमारा फर्स्ट लेवल चैलेंज. जब हमें समझ में आने लगा कि साइट पे डे टू डे बेसिस पे चल क्या रहा है, दूसरी बड़ी दिक्कत जो हमें आई, हमें ये नहीं पता चल रहा कि आर वी मेकिंग मनी और लूजिंग मनी ऑन दिस प्रोजेक्ट. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम. एनी कंस्ट्रक्शन बिजनेस, इनफैक्ट मोर देन 90% ऑफ कंस्ट्रक्शन बिजनेस इन इंडिया एट दिस टाइम डज नॉट नो उनको प्रोजेक्ट लेवल पे क्या पैसा बना रहे हैं. 90% ऑफ प्रोजेक्ट इन कंस्ट्रक्शन नहीं मालूम होता है. नहीं मालूम होता है. दैट्स एंड ये बहुत ही ट्रिकी लगता है, मतलब फ्रॉम अ आउटसाइडर लेंस, स्पेशली फ्रॉम द पीपल हु आर डीलिंग विद प्रोडक्ट्स. राइट, ये तो पता ही होता है ना आपका इतने रुपए का प्रोडक्ट था, इतना रुपए खर्चा हो गया, इतने रुपए में आपने बेच दिया. सर्विस बिजनेस में ऐसा नहीं होता. देखो सोचोगे डीप में तो चल क्या रहा है एक प्रोजेक्ट में. मैंने आपको कहा कि सर मैं आपके लिए प्रोजेक्ट करके देता हूँ, उस प्रोजेक्ट के चलते चलते कुछ रिक्वायरमेंट बदल गई,
उस रिक्वायरमेंट के बदलने से कुछ क्वांटिटीज आइटम्स की कम हो गई, कुछ क्वांटिटीज नहीं जुड़ गई, राइट। उस प्रोजेक्ट को करने के लिए मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर का कुछ पैटी कैश एक्सपेंस है जो उस प्रोजेक्ट के ऊपर ले हो रहा है, मेरे कुछ लोग हैं उस प्रोजेक्ट के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, राइट। इधर उधर के ओवरहेड्स आके जुड़ जाते हैं, फाइनल साइट की कुछ प्री कंडीशंस है जिसकी वजह से आपको कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट करना पड़ जाता है, जिन सब की कॉस्ट होती है। और रन टाइम में ये अगर आप ईमेल, व्हाट्सएप, एक्सेल शीट इस पे ऑपरेट करते हो तो यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पीपल, ऑलमोस्ट एवरीबडी इंक्लूडिंग इन योर चेन, योर डिज़ाइनर, योर प्रोजेक्ट मैनेजर, कि वो हर टाइम पे करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन करते रहे क्लाइंट का, और रन टाइम कहीं ना कहीं पे अपडेट करते रहे कि प्रोजेक्ट के अंदर रेवेन्यू साइड पर, कॉस्ट साइड पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। इन सब का सिस्टम ही नहीं बना हुआ। मतलब दिस इज लाइक सुपर क्रेजी। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है इंटीरियर फिट आउट, ऑलमोस्ट लाइक $50 बिलियन इंडस्ट्री अक्रॉस होम्स, अक्रॉस स्कूल्स, ऑफिसेज, अगर पूरा जो टॉकिंग अबाउट इंडिया ना। हाँ, इंडिया का $50 बिलियन की इंडस्ट्री है, और कोई ऐसा स्टेबल मेच्योर प्लेटफॉर्म नहीं है लोगों के पास में जहाँ पे लोग अपने इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ट्रैक कर सके उन्हें प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट लेवल, राइट। तो फिर दिस इज द सेकंड चैलेंज। हमने एक वही टेक से ही सॉल्व किया कि वी असाइंड एवरी प्रोजेक्ट अ जॉब आईडी, वी क्रिएटेड सिस्टम वेर इन पूरे प्रोजेक्ट का जो स्कोप है उसको हम BOQ बोलते हैं। BOQ एक जगह पे लिस्ट हो जाएगा, उस BOQ के अंदर जो भी रन टाइम चेंजेस हैं, जो भी टीम वो रन टाइम चेंजेस एक्सेप्ट कर रही है, चाहे आर्किटेक्ट कर रहा है, चाहे हमारा ग्राउंड एग्जीक्यूटिव कर रहा है, उनको स्कोप के अंदर वो चेंजेस करने हैं। आप जैसे स्कोप में चेंज करोगे उससे ऑटोमेटिकली टिकट रेज हो जाएगी, आपको कस्टमर से उसको अप्रूवल भी लेने हैं। तो सारा हमने रेवेन्यू साइड को एक तरह से स्ट्रीमलाइन किया। फिर कॉस्ट साइड पे सप्लायर के जो भी परचेज ऑर्डर हैं, जो भी ट्रैवलिंग इनवॉइसेज हैं, साइट पे जो खर्चे हो रहे हैं, जो आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वो कभी कभी अपनी जेब से भी एक्सपेंस करते हैं प्रोजेक्ट को निकालने के लिए, सारे खर्चों को स्ट्रीमलाइन किया। और फिर वो रिकंसिलिएशन सेटअप किया कि जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है ऑटोमेटिकली उसके ऊपर रन टाइम रिकंसिलिएशन होते रहे। बट मैं आपको काट रहा हूँ, सॉरी। आपने जैसा बोला था ना कि एडिशनल एक्सपेंडिचर बहुत सारे हो जाते हैं जिससे कंस्ट्रक्शन कंपनी को मालूम भी नहीं पड़ता है कि प्रॉफिट बनाया है या नुकसान में गए। yes. उसके लिए कंस्ट्रक्शन कंपनीज एक 10% का अमाउंट जोड़ के रखते हैं एक्स्ट्रा में, करेक्ट? यस। तो उसमें सॉल्व नहीं होता है वो? नहीं, वो 10% भी, ये सब कुछ लोगों के माइंड में है। आप समझिए कि मैं एक ऑफिस बना रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट मैनेजर, तो मल्टीपल टीम इन्वॉल्व हैं, राइट। हर बारी सारी डिसीजन फाउंडर तो लेंगे नहीं, राइट, कि इतने पैसे में मैंने सारी चीज़ें को मैं प्रोक्योरमेंट करने वाला हूँ, मैंने 10% बफर जोड़ दिया और अब इतना मेरा जो मेरा 10% एक्स्ट्रा खर्चा है वो सब बाकी मेरे ओवरहेड एक्सपेंस को डील कर लेगा। क्योंकि जब आप एक्चुअल में काम करने जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं, मेटल का प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, राइट। जो मैंने इनिशियल अजम्पशन ली थी कि ये सारे आइटम्स मैं इस प्राइस में बाई करूंगा, हो सकता है कि मेरा उस टाइम पे बाइंग प्राइस बढ़ गया, क्योंकि मैं सर्विसेज प्रोक्योर कर रहा हूँ, राइट। मैंने एक लेबर टीम को डाला साइट के ऊपर, उन्होंने काम गलत कर दिया, तो मेरे को वो काम भी ठीक करना, मेरा मटेरियल भी दोबारा वेस्ट हुआ, वो भी दोबारा लगाना है, और टीम भी दूसरी एंगेज करनी है। तो मल्टीपल तरह के ओवरहेड्स और अनप्लान्ड खर्चे हैं जो आके जुड़ जाते हैं। तो आपने जो इनिशियल 10% एक्स्ट्रा बफर पकड़ा है, उस 10% में से आप कितना नीचे जा रहे हो, और आप 10% ही नीचे जा रहे हो या फिर और भी ज्यादा नीचे चले गए, यू डोंट हैव अ ट्रैक ऑन दैट, करेक्ट। और आप अगर 10% के बफर पकड़ोगे, राइट, अगर आप टिपिकल कंस्ट्रक्शन बिजनेस बना रहे हो, लेट्स से आप कह रहे हो कि मैं 15-20% मार्जिन पे ऑपरेट करता हूँ, 10% का मैं बफर पकड़ता हूँ, तो आप जनरली कस्टमर को 30% मार्जिन पे कोट कर रहे हो, देन यू विल नॉट बी कॉस्ट कॉम्पिटिटिव, देन यू विल नॉट विन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट। वो कहने की बात होती है कि 10% बफर पकड़ा, 10% बफर पकड़ोगे तो आप बिजनेस कैसे विन करोगे? हाँ, तो अगर आपको बल्क प्रोजेक्ट्स करने हैं तो आपको कॉस्टिंग भी वैलिड देनी पड़ेगी। जो कॉस्टिंग कॉम्पिटिटिव हो आपके कॉम्पिटिटर से, तभी प्रोजेक्ट आपको ज़्यादा मिल सकेंगे। या तो आप गुड मार्जिन वाला बिजनेस कर सकते हो जिसमें कम लिमिटेड क्लाइंट्स ले लो, जिसमें आपको भी एक श्योरिटी हो कि इतना मार्जिन चाहिए ही चाहिए, राइट। सो योर फोकस इज मोर ऑन बल्क प्रोजेक्ट्स, राइट? क्वांटिटी, मतलब बल्क क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। हाँ, नहीं, बेसिकली हमें क्वालिटी डील्स करने में फोकस करते हैं हम लोग, क्योंकि क्वांटिटी जैसा कुछ है नहीं कंस्ट्रक्शन में। इफ़ यू हर एक प्रोजेक्ट पे उतना ही एफर्ट लगता है। आप एक 10 लाख का प्रोजेक्ट करो, आप एक करोड़ का प्रोजेक्ट करो, 10 करोड़ का प्रोजेक्ट करो, द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट यू इन्वेस्ट इन अ 10 lakh प्रोजेक्ट वर्सेस अ 10 crore प्रोजेक्ट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। So there's no point of doing 10 lakhs projects, right? You do a one single, let's say 10 crore project, at the same time उतना ही effort लगेगा। So the path for any construction company to grow typically is you build a brand name so that you attract high quality big value projects. Big brands
राइट अगर ब्रांड नेम बन जाता है तो यू कैन अट्रैक्ट बिग ब्रांड्स। राइट, तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन बिजनेस जिस तरीके से मैंने एक्सपीरियंस किया है, टू बिल्ड अ कंस्ट्रक्शन बिजनेस द गाइड इज़ कि आप जो भी प्रोजेक्ट ले रहे हो आप उसको बहुत अच्छी एफिशिएंसी के साथ में राइट प्राइस पे अच्छी क्वालिटी से डिलीवर करते चले जाओ। उससे जो आपका एनपीएस जाता है मार्केट में, जो आपका नाम बनता है, वो नाम धीरे धीरे कंपाउंड होता है और उसके बैक पे और अच्छी डील्स आपकी तरफ आने लग जाती हैं। एंड देन यू ग्रेजुअली मूव अप द लेडर, यू डू बिगर एंड मोर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, राइट, जहाँ पे जितना बड़ा जितना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होगा उतनी अच्छी कैश फ्लो टर्म्स होती हैं, उतने अच्छे मार्जिन होते हैं। आप ये सोचो ना कि आपको बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर मैं पूछूं कि इंडिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो L&T। हाँ, आपके पास में ऑब्वियस आंसर, राइट, बट इंडिया की सबसे अच्छी इंटीरियर कंपनी कौन सी है? राइट, यू डोंट हैव एन, नोबडी हैज दैट आंसर। इंटीरियर, राइट, हर बहुत छोटे छोटे निश बने हुए हैं, राइट। सो बेसिकली ऐसी कोई L&T ने क्या किया कि L&T हैज बिल्ड दैट रेपुटेशन कि जैसे ही बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट आता है, बड़ा प्रोजेक्ट नाम आता है, मतलब L&T नाम आता है, करेगा, राइट। आई वाज एट द साइट, आई रिमेंबर दैट इंस्टेंट, 2010 की बात है शायद। तो यहाँ पे DLF मॉल ऑफ इंडिया के नोएडा में एक प्रोजेक्ट है। सो आई वाज प्लानिंग इंटर्न देयर, तो 2 महीने मैंने इंटर्नशिप किया था अंडर देयर प्लानिंग डिपार्टमेंट। सो दैट प्रोजेक्ट वाज रनिंग फॉर 3 or 4 years एट दैट टाइम, एंड we had consumed all the budget that was initially planned for that project, and that project was somewhere around 50-55% complete. Okay. Right, and the project was very complex because there was some conditions of the soil, there was some, there are a lot of externalities which have came into the project कि it was becoming very difficult for DLF team to handle. Okay. Right, and in that 2 months I've experienced कि almost absolute inability from the डेवलपर साइड कि अब इस प्रोजेक्ट को कैसे फिनिश करें हम। मतलब हमने चैलेंज तो ले लिया कि हमें इंडिया का सबसे बड़ा मॉल बनाना है उस टाइम पे, बट नाउ हाउ डू वी डील विद दिस, इसको कैसे फिनिश करें। ऐसा होता है बड़े प्रोजेक्ट्स में भी ऐसे, क्योंकि मेजरली बड़े प्रोजेक्ट सब प्री प्लान्ड होते हैं। जब इतने बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट हो रहे थे वो प्री प्लान्ड होते हैं कि क्या क्या चीज़ें होएगी, सारी चीज़ें। मेजरली छोटे प्रोजेक्ट्स में ऐसा हो जाता है कि बीच में आके अटक जाते हैं और सोचते हैं कि यार अब कैसे करें इसको। DLF में भी सब जगह होता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या था ना कि अभी तो DLF की भी कॉन्ट्रैक्टिंग आर्म काफ़ी मैच्योर हो चुकी है। उस टाइम पे राइट, DLF वो प्रोजेक्ट आई थिंक खुद से अटेम्प्ट कर रहा था कि हम खुद से करेंगे थ्रू देयर जो भी उनकी कॉन्ट्रैक्टिंग आर्म है। एंड उस मोमेंट पे कॉन्ट्रैक्टिंग जो आर्म थी उसकी कैपेबिलिटीज उतनी नहीं इवॉल्व नहीं थी। सो दैट्स वेयर दे आर गेटिंग स्टक। इवेंचुअली दे हैंडेड ओवर द एंटायर मेस टू L&T. L&T came back and turned around the project in 2 years, right? And they charged almost 1.5x the original budgeted amount. So this project took almost 2.5 to 3x of the original budgeted amount. Oh. So my point is, the point I'm leading to is, to build a construction business, you need to build efficiencies into the system. Multiple capability set exist करते हैं, उन capability set को एक साथ में tandem में चलाना है, in efficient manner आपको चलाना है. That's basically crux of construction business. तो इंटीरियर साइड पे जब हम देखते हैं तो कैपेबिलिटीज़ तो हैं मार्केट के अंदर, मतलब सिविल करने वाले सप्लायर्स हैं, ग्लास करने वाले सप्लायर हैं, MEP करने वाले सप्लायर, हर कैटेगरी के स्पेसिफिक करने वाले सप्लायर हैं। लेकिन इन सारी कैपेबिलिटीज़ को सही तरीके से ऑपरेट करने के लिए, एफिशिएंट तरीके से ऑपरेट करने का सिस्टम नहीं बना। एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे ये सारी सर्विसेज एक साथ हो। करेक्ट। मतलब नहीं, प्लेटफॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैं वर्ड करूँगा मैं कि 91 स्क्वायर फीट एज ए इंटीरियर डिज़ाइन कंपनी, ऐसे बहुत सारे इंटीरियर डिज़ाइन कंपनीज हैं। 91 स्क्वायर फीट से काफ़ी बड़ी इंटीरियर डिज़ाइन कंपनीज भी हैं काफ़ी सारी, जो बहुत अच्छा काम करती हैं, 20, 30, 50 साल से काम कर रही हैं। सेकंड थर्ड जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर वर्किंग देयर एंड दे आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड जॉब। Like there is a company called A&J, Padam, Narsi. Okay. There are a lot of design plus development companies like M. Moser, Ultra Confidential, Space Metrics. There are like 20-30 companies in interior design in India जो कि they are doing turnover north of 500 crore with a PAT of almost 10% or higher. तो ऐसा नहीं है कि इसमें competition exist नहीं करता, competition exist करता है, but the problem is ये सारी की सारी कंपनीज ने, इन सारी की सारी कंपनीज का अपना एक अलग मेथड है जिसकी तरीके से प्रोजेक्ट मैनेज करती हैं। जिस तरीके से A&J अपना प्रोजेक्ट मैनेज करती है वर्सेस जिस तरीके से स्पेस मेट्रिक अपना प्रोजेक्ट मैनेज करती है वर्सेस एनी अदर कंपनी अपना प्रोजेक्ट मैनेज करती है, इन सब में काफ़ी ज़्यादा कल्चरल नुआंस बिल्टअप है।
कि जिस तरह की टीम एएनजे के पास में है उनका उसके हिसाब से सेंट्रिक है पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टाइल। स्पेस मेट्रिक का अलग तरीके से सेंट्रिक है। किसी ने ऐसे कोई स्टैंडर्ड अप्रोच नहीं बनाया हुआ कि कोई इंडस्ट्री में कोई स्टैंडर्ड टूल एग्जिस्ट नहीं करता, कोई स्टैंडर्ड अप्रोच नहीं एग्जिस्ट करता कि कोई भी प्रोजेक्ट इंटीरियर प्रोजेक्ट इस तरीके से हो जाओ। अब इंटीरियर प्रोजेक्ट तो इंटीरियर प्रोजेक्ट है, राइट। इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि कोई तो स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए एक इंडस्ट्री में कि एक इंटीरियर प्रोजेक्ट को इस तरीके से रन करो, राइट। लेकिन टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन हुआ नहीं इंडस्ट्री में, राइट। लोगों के सहारे काम कर रहे हैं, तो हर बंदे का, हर कंपनी का अपना एक फ्लेवर है, अपना एक तरीका है जिसकी तरीके से वो कंपनी काम करती है। तो when we came to this industry, we were very tech first in our problem solving approach. Our idea has been from the start कि we want to create a standard framework कि इस तरीके से प्रोजेक्ट रन होना चाहिए, जिस फ्रेमवर्क के थ्रू हम एक तरह से जो डिपेंडेंसी है ऑन पीपल उसको थोड़ा कम कर सकें। लोग तब भी लगेंगे प्रोजेक्ट मैनेज करने के लिए, लेकिन अगर एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क बन गया काम करने का तो बेसिकली एक कंसिस्टेंट आउटपुट मिलेगा आपको अपने प्रोजेक्ट के अराउंड, चाहे एक बंदा काम करे चाहे दूसरा बंदा काम करे। एंड that is what the core capability we have developed over 3 years. We packaged our entire learning in a software we now call Rdash. And this has become almost or becoming de facto standard of running or managing an interior project in India. Okay. अभी आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है जो टेक को यूज़ करके इंटीरियर डिज़ाइनिंग वर्किंग कर रहे हैं? जो भी मिच्योर्ड कंपनीज हैं इंडिया में वो कोई मिच्योर्ड टेक स्टैक यूज़ नहीं कर रही हैं। ओके, दैट्स अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ द इंडस्ट्री प्लस अ बिग एडवांटेज एज वेल एट द सेम टाइम, राइट। आई थिंक 91 स्क्वायर फीट इज़ दी ओनली कंपनी और प्रोबेबली यस एट आवर स्केल वी कैन से कि जो पूरा का पूरा जो टेक हम यूज़ करते हैं वो पूरा का पूरा टेक इन हाउस डेवलप्ड है और पूरा डिजिटल तरीके से पूरा प्रोजेक्ट मैनेज। I read it somewhere that 91 square feet is one of the fastest growing interior design company. हाँ, कह सकते हो आप। हमने 3 साल में 100 करोड़ टर्नओवर टच किया है, तो दिस इज आई थिंक फेयरली वैलिड क्लेम। Okay. But yes, we are here to keep continuing on this momentum, keep growing at this pace. और हम काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हैं कि हम ये कर पाएंगे क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसीज को कम किया है। पीपल डिपेंडेंसी ऐसा नहीं है कि अभी हमारे प्रोजेक्ट पूरे ऑटोमेटेड तरीके से चलते हैं। हमारे प्रोजेक्ट में भी इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम लोग इन्वॉल्व होकर सॉल्व करते हैं, हमारी टीम इन्वॉल्व होकर सॉल्व करती है। बट वी आर कंटिन्यूसली ऑन अ पाथ कि जहाँ पे every project that we undertake will have a consistent outcome for the end customer, right, with lesser dependency on the project manager who is engaged in the process. So ये continuously इस path पे हम लोग काम कर रहे हैं। आपने बताया जैसे $50 billion का मार्केट है, इंडियन मार्केट, करेक्ट? यस। इसमें कितना परसेंट मार्केट ऑर्गेनाइज्ड है और कितना परसेंट अनऑर्गेनाइज्ड है? अगर आपके पास में एक भी नाम नहीं आ रहा माइंड में, इंटीरियर में सबसे बड़ी कंपनी है, तो यू कैन से ऑलमोस्ट लार्ज पार्ट ऑफ दिस, मतलब एंटायरिटी ऑफ दिस मार्केट इज अनऑर्गेनाइज्ड। क्योंकि ऑर्गेनाइज तो आप तब कह सकते हो कि व्हेन देयर इज वन कंपनी विच इज डोमिनेटिंग लेट्स से 20-30% मार्केट शेयर एंड हैज रोबस्ट प्रोसेस इकोसिस्टम जिसके ऊपर सारे काम हो रहे हो। ऐसा कुछ है नहीं। देयर इज नो सिंगल कंपनी विच इज ओनिंग मोर देन 5% मार्केट शेयर। एनी नंबर्स? So numbers in a sense, क्योंकि 50 बिलियन, when I say 50 billion, I'm talking about multiple sub-segments. Like इसमें से commercial fit out is a $5 billion market. Residential design and development is a $25 billion market. Then there are schools, universities, retails, super specialized hospital chains and different segments. But interior business only, ना? Interior fit out business की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस टोटल $50 बिलियन में कोई भी किसी भी सब सेगमेंट में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो 20% या उससे ज़्यादा मार्केट शेयर डोमिनेट करता है। मतलब कह सकते हैं 80-90% मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है। आई वुड से more than 95% of the market is unorganized. More than 95%? Yes. What is the reason behind it? ऐसा क्यों? एक तो सबसे बड़ा रीज़न यही होगा कि बहुत ज़्यादा पीपल डिपेंडेंट बिजनेस रहे हैं सारे के सारे। भाई फंडामेंटली क्योंकि एक प्रोजेक्ट मैनेजर है हु इज़ रनिंग द शो, वो प्रोजेक्ट मैनेजर जिन कंपनीज को, जिन कस्टमर्स को केटर कर रहा है, वो कस्टमर्स उसी के रेफरेंस पे दूसरे कस्टमर्स को उसके पास भेज रहे हैं, राइट। तो एक बंदे की कितनी कैपेबिलिटी होगी? एक बंदा एक टाइम पे 2, 3, 5 प्रोजेक्ट मैनेज कर लेगा
और ग्रुप ऑफ दिस गुड प्रोजेक्ट मैनेजर्स फॉर्म्स अ गुड कंपनी, राइट? किसी कंपनी में अगर 20-50 अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, सो दे आर रनिंग मे बी 50-80-100 प्रोजेक्ट्स एट ए टाइम, द कंपनी इज डूइंग दैट काइंड ऑफ टर्नओवर। तो काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप बेस्ड, रेफरल बेस्ड, पीपल सेंट्रिक बिजनेस रहा है ये। जब तक ये सारा का सारा ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क लोगों से हट करके प्रोसेस पे नहीं आ जाता, राइट, तब तक ये नेचर ऐसे ही रहने वाला है। मेजरली पैन इंडिया में टियर 3 सिटीज़ और टियर 2 सिटीज़ में आपका बड़ा कंपटीशन आर्किटेक्ट से है, कह सकते हैं? हमारा अभी जो डिज़ाइन बिल्ड जो बिजनेस है हमारा, वहाँ पे कंपटीशन एस्टैब्लिश्ड आर्किटेक्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स दोनों, ये इंडस्ट्री थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे एक चीज़ मैं थोड़ा और ऐड करूँगा सौरभ, कि 10 साल पहले आर्किटेक्ट अलग होते थे, कॉन्ट्रैक्टर अलग होते थे, दोनों अपना अपना काम करते थे। पिछले 10 साल में क्या हो गया कि आर्किटेक्ट जो हैं ये कॉन्ट्रैक्टर बन गए, कॉन्ट्रैक्टर आर्किटेक्ट। तो अभी इंटीरियर इंडस्ट्री में नया लिंगो जो चलता है उसको बोलते हैं डिज़ाइन एंड बिल्ड। बहुत रेयरली कुछ ही लोग बचे हैं जो अभी कहते हैं कि हम सिर्फ डिज़ाइन करते हैं या फिर हम सिर्फ बिल्ड करते हैं। जो भी कंपनीज एक डिसेंट स्केल पे आ गई हैं वो सब डिज़ाइन एंड बिल्ड करती हैं, राइट? तो डिज़ाइन बिल्ड साइड पे अवर कंपटीशन इज मेजरली फ्रॉम द कंपनीज व्हिच हैव ऑलरेडी अ गुड एस्टैब्लिश्ड नेम इन द मार्केट, बीन इन फॉर हियर फॉर सम टाइम, जिन कंपनीज का नाम मैंने ANJ एंड ऑल। आपने एक टेक सॉल्यूशन बनाया है, राइट? आपने भी आरडैश के बारे में बताया था, इसके बारे में कुछ और बताइए। आरडैश है क्या एंड हाउ डज इट वर्क? तो आरडैश नटशेल में इट्स अ रिजल्टेंट ऑफ द टाइम वी हैव स्पेंट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर बिजनेस। जितनी भी हमारी लर्निंग है एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस बनाने की, उन सारी लर्निंग्स को हमने एक सॉफ्टवेयर में एनकैप्सुलेट किया है, जिसको हम आज की डेट में आरडैश बोलते हैं। आरडैश का प्राइमरी फंक्शन ये है, इट्स बेसिकली अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो आपके प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह ले आता है, और उसके ऊपर एक बहुत अच्छी कोलैबोरेशन लेयर बनाई है कि प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह, और बाकी जितने भी लोग उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं सारे लोग एक दूसरे से कोलैबोरेट कर सकते हैं ऑन दैट इन्फॉर्मेशन, जिससे आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये हमारा इन हाउस डेवलप टेक है। लास्ट ईयर वी लॉन्च दिस सॉफ्टवेयर फॉर अदर कंस्ट्रक्शन कंपनीज टू यूज़। कि हमें लगा कि अगर हम 3 साल में अपना बिजनेस स्केल कर सकते हैं एंड दिस सॉफ्टवेयर हैज सॉल्व्ड सम प्रॉब्लम फॉर अस, मे बी अदर कंपनीज कैन आल्सो फाइंड वैल्यू इन यूजिंग दिस टेक, राइट? सो वी हैव ऑनबोर्डेड ऑलमोस्ट 150 enterprises who are using this software. We are onboarding almost 25-30 enterprises every month. Yes. So this is going. And these are big enterprises. Yes. So these are, you can say, exactly peers and you can say competitors of 91 square feet. Okay. Who are using this software to grow faster. इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा वही होता है कि आपके बिजनेस के अंदर काफ़ी ट्रांसपेरेंसी और हाइजीन आ जाता है, राइट? एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस को ही पता चलने लग जाता है उसकी साइट पे क्या चल रहा है, उसके प्रोजेक्ट के अंदर क्या मार्जिन चल रहे हैं, उसकी प्रोक्योरमेंट ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है, उसकी कस्टमर रिपोर्टिंग ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन ERP फॉर कंस्ट्रक्शन बिजनेस। अच्छा, ओके। तो सारा एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एक्सेप्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के लिए जो आप जो ऑडिट करते हो, उसके अलावा लार्जली दिस सॉफ्टवेयर डील्स विद एवरीथिंग एल्स। ओके। कॉस्टिंग में भी फ़ायदा होता ही होगा फिर तो? कॉस्टिंग क्रिएशन में, एस्टिमेशन में यू आर आस्किंग एस्टिमेशन में फ़ायदा, राइट? नहीं, जो सपोज हाँ, जो हमने बजट बनाया है, अगर हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं तो कोई परसेंटेज ऐसा कि अगर सपोज मैंने आपका आरडैश लिया है, अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरी कंपनी के लिए, तो मुझे मेरे जो बजट, जो रॉ मटेरियल्स का मैंने बजट प्लान किया है, मेरे को उसमें कुछ सेव होएगा? देखिए, डेफिनेटली सेव होगा, क्योंकि अगर आप कोई अच्छे से सॉफ्टवेयर से प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, राइट, आप सॉफ्टवेयर के ऊपर जो आइटम आप रूटीनली खरीदते हैं उनको एक जगह कैटलॉग कर सकते हैं, उन कैटलॉग के ऊपर आप अपने सप्लायर्स के साथ में रेट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हीं कैटलॉग से जब आप आइटम्स के ऊपर बार बार प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं तो वही रेट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आप बार बार प्रोक्योर कर पा रहे हैं, तो प्रोक्योरिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है, राइट? फिर जो चीज़ आप ज़्यादा खरीद रहे हैं वो वॉल्यूम आपको इजीली दिख जाते हैं, उस वॉल्यूम के ऊपर आप सप्लायर्स के साथ में नेगोशिएट कर सकते हैं। तो यस, डेफिनेटली अगर आपकी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस एफिशिएंट है, जहाँ पे आप ज़्यादा सप्लायर से डील कर पा रहे हो, राइट, और अपने आपके जो चीज़ें आप खरीद रहे हो उसके ऊपर आपके पास में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, राइट,
तो आपकी प्रोक्योरमेंट डेफिनेटली ज़्यादा एफिशिएंट होगी। एक तरह से मैनेजिंग करना इजी हो जाता है कि आप अपने मोबाइल में सारी चीज़ मैनेज कर सकते हो। मेजर जो मेरे को समझ में आया हुआ है। यस, करेक्ट। तो मेजरली जैसे प्रोक्योरमेंट में हम टिपिकली हम बोलते हैं कि ये सॉफ्टवेयर यूज़ करके कंपनी 10% अपनी एनुअल प्रोजेक्ट वैल्यू का सेव कर लेती है। तो इसको हम जनरली 5 बकेट में डिवाइड करते हैं। हम बोलते हैं कि 2% आप सेव कर सकते हो बिकॉज आपके रेवेन्यू लीकेज कम हो जाते हैं, 2% आप सेव कर लेते हो, प्रोक्योरमेंट में एफिशिएंसी आ जाती है, 2% आपका जो साइट से जो लीकेज जो कॉस्ट स्पिलेजेस होते हैं कि वो एक्सेसिव ट्रैवल हो रही है क्योंकि आपको ट्रैवल कम करना पड़ेगा, उसमें सेव हो जाता है। 2% आपका मैनेजमेंट ओवरहेड्स कम हो जाएंगे क्योंकि डेटा अगर ऑटोमेटिकली साइट से आ रहा है, यू डोंट नीड मैनी इंटरमीडियरीज टू रिकंसाइल एंड रिपोर्ट एंड ऑल दिस, और कंपाउंड करके एक 10% का अमाउंट बन जाता है। एंड लास्ट 2% आपका इससे कि आपके लीकेजेस ड्यू टू मैल प्रैक्टिसेस कम हो जाते हैं। सो हाउ डू यू इंश्योर, अगर सपोज आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है तो आप कैसे इंश्योर करते हैं कि क्लाइंट को ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग मिले, स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिले और प्रोजेक्ट भी टाइमली कंप्लीट हो जाए? कोई ऐसा आपने कुछ सिस्टम बनाया हुआ है? और सपोज अगर बाय चांस प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ है तो कुछ रूल? क्योंकि बिग कॉर्पोरेट्स के साथ ऐसा होता है कि अगर आपका प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ है तो पेनल्टीज भी होती है, करेक्ट? 100% होती है। तो सबसे पहले जैसे आपने बोला कि प्राइस एंड क्वालिटी, राइट, ये दोनों चीज़ें इंटरमिक्स्ड होती हैं कंस्ट्रक्शन में बिकॉज आप जिस तरह की स्पेक्स चाहते हो कि मैं सेम तरह की टेबल, मैं 10,000 में भी टेबल खरीद सकता हूँ, मैं 1 लाख रुपए में टेबल खरीद सकता हूँ। व्हाट काइंड ऑफ टेबल यू वांट और व्हाट काइंड ऑफ पार्टीशन यू वांट, व्हाट काइंड ऑफ फ्लोर यू वांट, व्हाट काइंड ऑफ एसीज यू वांट, राइट। तो स्पेक्स के ऊपर प्राइसिंग होता है, राइट। तो यहाँ पे एज अ बिजनेस वी मेंटेन ट्रांसपेरेंसी कि हम एक स्टैंडर्ड मार्जिन प्रोफाइल पे काम करते हैं कि कोई कस्टमर 2,000 स्क्वायर फीट रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में भी ऑफिस बन सकता है, 5,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में भी ऑफिस बन सकता है, बट वी वोंट sell the 2,000 rupees per square feet kind of a spec for a 5,000 rupees paying customer. Okay. Right. तो वो उसमें वही again tech approach ही है कि we have cataloged most of the items that we buy on a day-to-day basis. उसके ऊपर एक standard specs है, उसका supply network built है, किससे हम procure करेंगे, हमें हमारी cost का idea है, किस tag पे चीज़ें आती हैं, किस cost पे चीज़ें आती हैं, उस पे एक standard markup के हिसाब से हम prices at the end सारी चीज़ें transparent रहती है कि ये product इस company का हम लोग use करेंगे, ये pricing रहेगी, तो मतलब एक तरह से client को सब मालूम है. Yes, at the onset when we sign up the contract, we don't do contracts like कि हम ये office जनरली कस्टमर ये कहते हैं कि या फिर ये एक थॉट होता है कि ऐसा सा ऑफिस दिखा देंगे कि एक कोई फोटो के साथ में ये ऑफिस कितने में बन जाएगा एंड यू से कि सर ये ऑफिस 2,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में बन जाएगा, देन विल बी लाइक ओके आप ये बना दो. सो हम इसी सेम चीज़ को हाउ डू वी डील एज अ कंपनीज, वी लुक एट दिस फोटोग्राफ, वी से कि ओके आपका 2,000 स्क्वायर फीट रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का बजट है, बट व्हेन वी साइन अप अ कॉन्ट्रैक्ट विद यू वी डिटेल आउट एवरी सिंगल लाइन आइटम कि हम इसमें पेंट कौन सा यूज़ करेंगे, कितने स्क्वायर फीट ऑफ पेंट जाएगा, इसमें क्या यूज़ करेंगे. तो वो हम बैक वर्किंग करते ही करते हैं, हर एक प्रोजेक्ट पे करते हैं. और उस बैक वर्किंग उस डिटेल्ड स्कोप के ऊपर ही हम प्रोजेक्ट साइन अप करते हैं क्योंकि उससे मल्टीपल चीज़ें भी सोल्व होती हैं. कल को अगर कस्टमर को कुछ बदलाव करने हैं तो आई कैन ट्रांसपेरेंटली टेल द कस्टमर कि आपने ये 2 चीज़ों में बदलाव किए, इससे 2 चीज़ों की क्वांटिटीज ऊपर नीचे हुई, इनका प्राइस हमने ऑलरेडी लिया था. तो सो हमारा फिर प्रॉब्लम नहीं आता कस्टमर के साथ डीलिंग. करेक्ट. अगर आप लमसम कर लोगे तो कस्टमर ने कुछ छोटी चीज़ चेंज की, कस्टमर बोलेगा ये तो मैंने बहुत छोटी चीज़ चेंज की, आप इतना बड़ा चेंज कर रहे हो उसको, तो वो एक ट्रस्ट गैप आ जाता है. ट्रस्ट गैप आ जाता है. करेक्ट, 100% राइट. अभी रेवेन्यू मॉडल क्या है? आर यू गाइस टर्निंग अ प्रॉफिट येट? So we are profitable on the operations level, but we have this huge cost of building this entire technology and all the systems, which kind of brings some kind of red line in our bottom line, right? So we are अभी थोड़ा burn है business में, but fundamentally जो हमारा design build business है उसमें हर एक project profitable है, right? तो उस तरीके से it's just about growing a little higher, like if we grow 1.5x to the current scale, we will become profitable. So we are not far from profitability. And दूसरा revenue model, अभी हमारा business काफ़ी evolving stage पे है कि जो डिज़ाइन बिल्ड बिजनेस है, राइट, इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपने ऑफिस बनाना है, हम बना के दे देंगे, डिज़ाइन बिल्ड करके दे देंगे, राइट. बट द एम्बिशन हैज़ बीन कि हमें इस इंडस्ट्री को डिजिटाइज करना है, राइट. पूरी इंडस्ट्री डिजिटाइज करके जो वैल्यू क्रिएट होगी, दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम दैट वी आर आफ्टर सॉल्विंग. तो वहाँ से नाउ आवर अप्रोच हैज़ बिकम कि जो हमने R डैश को बाकी लोगों को देना स्टार्ट किया है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक
if you look at, it does not make sense from neither from the people who are buying the software nor from the lens when we are selling the software. Right? It's a very counterintuitive thought because अगर एक IP बनाई है आपने, right, आप उस IP को क्यों बांटोगे बाकी लोगों को? फिर तो डिफरेंशिएशन प्रूव करने में प्रॉब्लम आएगी आपको लॉन्ग रन। करेक्ट, राइट, 100%। और दूसरा जो आपका कंपटीशन है, why would he use your tech? करेक्ट, he will have a mindset कि यार probably you will आप उसका डेटा ले जाओगे, उस आपके डेटा से आप उसके कस्टमर चुरा लोगे। राइट, तो दोनों तरफ प्रॉब्लम है, आप सोचोगे तो इस बारे में। बट वी स्टिल वी आर डूइंग इट, व्हाई? राइट, सो व्हाई यू डूइंग इट? सो आवर रियलाइजेशन वाज कि जो मैं ओरिजिनल चीज़ कह रहा था, ये पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन ये बहुत रिलेशनशिप पे चल रहा है, ऊपर से नीचे तक। हमें ये रियलाइज हो गया था लास्ट ईयर तक कि हम इस पूरी मार्केट में एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर डोमिनेट करना अगर चाहते हैं तो दैट विल बी प्रोबेबली 100 years old जर्नी, 50 years old जर्नी, मे बी मतलब व्हेन आई टॉकिंग अबाउट लेट्स से L&T इतना बड़ा नाम है, L&T इज आई थिंक मोर देन 80 years old company, 100% राइट। तो मतलब इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस स्टार्टअप्स में। अब ये जो टाइम पहले लगता था बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन, ये टाइम थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा कम हो जाएगा, बट फिर भी आप स्टार्टअप में चीज़ें जल्दी करना चाहते हो। 100% राइट, मतलब आप स्टार्टअप, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो माई गोल इज कि 10 साल में जो भी कुछ सॉल्व करने का मैं इस इंडस्ट्री में लार्जली सॉल्व कर दूँ। राइट, दैट्स योर व्यू पॉइंट। तो हमने ये पाया कि रादर देन फाइटिंग ईच एंड एवरी गाय, कि एक लिमिट पे देखा जाए तो हर कोई डिज़ाइन बिल्ड कंपनी जो चला रहा है वो कहीं ना कहीं हमारा कॉम्पिटिटर है, 100%। उसका कुछ भी स्केल हो, कुछ भी हो। राइट, और ऐसा नहीं कि बिजनेस में लोगों का कुछ काम ही नहीं है, ये बिजनेस अभी भी प्रोजेक्ट मैनेजर जो ग्राउंड पे काम कर रहा है उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। Okay. राइट, तो मेरे डिज़ाइन बिल्ड बिजनेस का इनहेरेंटली स्केल अभी भी लिमिटेड है, कितने अच्छे क्वालिटी प्रोजेक्ट मैनेजर्स मैं हायर कर सकता हूँ। मेरा टेक एक कंसिस्टेंसी क्रिएट करता है, बट उसके बाद में डिपेंडेंसी पूरी तरह से नहीं हटती है। Okay. राइट, और ऐसे बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर्स बहुत सारी कंपनीज के पास में अपने अलग अलग हैं। राइट, कोई कंपनी 10 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, कोई 2000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, किसी के पास में 5 अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, किसी के पास में 50 अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। ये पूरी इंडस्ट्री में एक कैपेबिलिटी स्कैटर्ड है। राइट, तो हमने सोचा कि अगर हम इस सॉफ्टवेयर को बहुत सारी कंपनीज में बांट दें जो हमारी कोर आईपीज है, तो एक तरह से बहुत सारी कंपनीज होंगी जो एक सेम ऑपरेटिंग प्रोसीजर पे काम कर रही हैं। राइट, सिमिलर तरीके से काम कर रही हैं। हम इन सारी की सारी कंपनीज की कंबाइंड कैपेबिलिटीज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कल को गूगल इंडिया में आता है या फिर किसी को मेगा एक्सपेंशन करना है, हम उनके पास में जाके कह सकते हैं कि वी हैव दिस लाइक द 1000 फ्रेंचाइजीज और 1000 पार्टनर्स जो सिमिलर तरीके से ऑपरेट करते हैं। 91 स्क्वायर फीट भी और ऐसे 999 और हैं इंडिया के हर एक पार्ट में। आपको जो भी बिजनेस, जो भी प्रोजेक्ट करना है, वी कैन सॉल्व दिस फॉर यू। राइट, तो ये जो कंबाइंड कैपेबिलिटी सेट हम जो क्रिएट कर रहे हैं और इसके थ्रू जो हम मैक्रो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, दैट इज आई थिंक बिकम द बिगर गोल ऑफ द कंपनी। ओके, एंड that's what we explain to ourselves, and that's what we explain to the partner who are signing up on the software ki our objective is definitely not to touch your data. Our objective is to be an instrument of growth, because long run we will build a big company agar if we can be instrument of growth for their business. Right, correct। and we have done recently some very successful pilots, like हम ICICI बैंक के साथ में काम करते हैं, हम और भी कई सारी कंपनीज के साथ में काम करते हैं, रिटेल ब्रांड्स के साथ में काम करते हैं। Okay. तो हमने अभी बीच में जब हम ग्रो किए छोटे प्रोजेक्ट से बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर, तो हमने ये छोटे छोटे रिटेल स्टोर्स वाले सेगमेंट में फोकस करना बंद कर दिया। राइट, क्योंकि सेंस नहीं बना रहा था हमारे लिए। सही बात है। बट नाउ because now we have this 150 companies who are operating on R-Dash. Okay. अब हम वापस से इन रिटेल ब्रांड्स के पास में जाके उनको कह रहे हैं कि why don't you outsource an entire project management to us? As a contractor मैं शायद उनके 50%, 10%, 20% काम कर सकता हूँ now, लेकिन in this route I'm taking the entire outsourcing of their project management, right? और वो पूरे के सारे जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं, we are dividing it into each of these guys and we are making a construction embedded marketplace in construction. So Okay. that's now has become the vision for the company. We have an opportunity to build the first ever real marketplace in construction, जिसमें the goal of our design and build business becomes an R&D kitchen, जहाँ पे we experiment things fast. We do 10 things, we fail in 8 things, 2 things we mature, we bring into the product, then we disseminate this capability to all the companies which are using the software, and all these guys who are every day becoming sharper and better compared to the old industry players, we are representing their combined capacity to cater to the large incoming demand. And that is not, and by the way, this one
when I'm talking about these companies which are using this software, these companies are not just doing the interior fit outs for commercial projects. Okay. These are the companies, some of them are building houses. We have almost 50 companies from India जो घर बनाती हैं. Okay. G+4 हाउसेज भी बना रही हैं, कुछ कंपनी रेजिडेंशियल इंटीरियर्स करती हैं. इसमें 50 कंपनीज ऐसी हैं जो कमर्शियल फिट आउट कंपनी हैं. इसमें कुछ डेवलपर्स हैं. देयर इज अ डेवलपर फ्रॉम पुणे, नासिक, which builds universities. There are a couple of companies which are building data centers, companies which are building retaining walls. So now this software has created pathway for us to touch a very large spectrum of this industry, not just the interior fit out. So what is your next 10-year plan? अगर इंटीरियर से बैकवर्ड इंटीग्रेशन सिविल में भी जा सकते हो, because it's a connecting line, right? yes, so हम अभी इंडस्ट्री को उस लेंस से देखना स्टार्ट कर दिए हैं कि देयर इज अ स्मॉल प्रोजेक्ट, देयर इज अ बिग प्रोजेक्ट. बिग प्रोजेक्ट इज द रेल्म ऑफ L&T शाहपुर जी. इट्स डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट इनटू दिस रेल्म बिकॉज वहाँ पे द रिस्क ऑफ अ बैड डिसीजन इज टू हाई एंड पीपल जस्ट डोंट टेक चॉइसेस. वहाँ पे A वर्सेस B चॉइसेस नहीं है. वहाँ पे बहुत ही स्पेशलाइज स्किल सेट और वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व. राइट. Then there is something called a small project. Small projects are things wherein companies like L&T don't enter. L&T don't enter in a project in less than 500 crore in value. Correct. Right. तो ये जितने भी हमारे रिटेल शॉप्स बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज, स्मॉल हॉस्पिटल्स, आपके फिर वेयर हाउसेज हो गए, ऑफिसेज हो गए, ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट है इस सेगमेंट में आती है. इनफैक्ट जो रेजिडेंशियल टावर कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी कुकी कटर है. ऑलमोस्ट मल्टीपल लोगों से आप काम करा सकते हो. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्पेशलाइज यही बंदा कर सकता है. तो ये भी डेवलपमेंट भी इसी कैटेगरी में आती है. नाउ वी आर थिंकिंग कि इन स्मॉल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वी कैन बिल्ड द मार्केट प्लेस. ओके. Small, when you say small means? Small means anything less than 100 crore is the ballpark in our head. But these boundaries will probably be pushed forth a little as we grow. So 91 square feet is a YC backed company, right? Yeah. YC is Y Combinator, and Y Combinator is famous for its unique approach to fund startups, correct? Yeah. So what was your experience with YC? मतलब आप इनिशियल स्टेज में ही उनके साथ जुड़ गए थे? हाँ, यस. आपके एक्सपीरियंस बहुत. सो वैसे काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव रहा है हमारे लिए. आई थिंक एक ऐसा प्रोग्राम है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक IIT फॉर स्टार्टअप फाउंडर्स की एक कोर्स, एक मतलब काफ़ी कंडेंस्ड लर्निंग मिल जाती है वो 6 महीने के प्रोग्राम में. से काफ़ी सारी काउंटर इंट्यूटिव चीज़ें हैं जो YC पार्टनर से हमें समझ में आई. जैसे YC में एक फंडा रहता है कि डू थिंग्स इन अनस्केलेबल मैनर, राइट. YC बहुत ही प्रैक्टिकली प्रीच करता है टू ऑल देयर फाउंडर्स कि जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले होते हो तो डोंट ब्रिंग दैट माइंडसेट कि इसके अंदर प्रोसेस बना देते हैं, इसके अंदर सिस्टम बना देते हैं, फिर ये स्केल हो जाएगा. प्रॉब्लम सॉल्विंग हमेशा अनस्ट्रक्चर्ड, अनस्केलेबल होती है, राइट. उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी आपसे बन सकता है आप सब करोगे, राइट. जो भी एडहॉक डिसीजन लेने पड़ते हैं, जो भी आपको नेविगेट करना पड़ता है, जो भी जगल करना पड़ता है, आप सब करोगे वो करने के बाद में. वंस यू हैव फिगर्ड इट आउट हाउ डू यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, देन यू थिंक अबाउट स्केल एंड स्ट्रक्चर. इफ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट टू अर्ली, यू विल नेवर बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम इटसेल्फ इन द फर्स्ट प्लेस. सो ये मतलब ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी लर्निंग है जो कि YC इकोसिस्टम में काफ़ी डीपली एम्बेडेड हैं. वहाँ पे पार्टनर्स इस तरह की काफ़ी चीज़ें बताते हैं. और दूसरा नेटवर्क बहुत सपोर्टिव है. आई थिंक देयर आर, ऑफ कोर्स यू गेट अ गुड नेटवर्क. 3500 कंपनीज नाउ इन YC नेटवर्क. Indian companies? No, all over the world. All over the world, right? No. Right. And across different parts of the country, different founders. हमारे YC batch में so our YC batch was around 300 companies. Okay. So 300 company batch is divided into 4 groups. Okay. And each of the group is divided into 9 or 8 section. तो हमारे section में there were 8 companies. Look at the profile of these companies. So one company 91 square feet from India जो कि डिज़ाइन बिल्ड कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉल्व कर रही है. देयर इज़ वन कंपनी जो कि माइनिंग सर्वेलेंस कर रही है. दे बिल्ड अ टेक की लैंड को फ्रॉम देयर ड्रोन्स दे विल सर्वे द लैंड एंड दे विल टेल यू कि व्हाट इज़ द मिनरल पोटेंशियल, व्हाट इज़ द मेटल, मतलब जो भी आप उससे माइन करना चाहते हो उसके बारे में दे विल गिव यू अ गुड अमाउंट ऑफ डेटा एनालिसिस. देयर इज़ अनदर कंपनी बाय द नेम एस्ट्रोफोर्ज
they are into asteroid mining. So Okay. they are building a payload जो कि almost like a device which they will mount on the top of a rocket that will go in a space, that will land on an asteroid, and that will mine rare earth metal from that asteroid and bring those metal back into the India. So these kind of companies, these kind of group, और हमारे आज भी मतलब every month, every second Wednesday of the month, all of us 8-9 companies connect. Okay. Right, we each sync up with each other. When I was in US, I met with couple of them. Right, so it's a different kind of exposure. Correct. So it's very rewarding and fulfilling in that sense. So they provide seed funding as well, right? Yes. Okay. So their model is they provide $125,000 Okay. for I think 6 or 7% of the company, Okay. and then they top it up with another $375,000 Okay. for at whatever at the price. What is the lowest price of your next round? So $5 million. नहीं $0.5 million टोटल देते हैं. तो Okay. $125,000 तो स्टार्टिंग में दे दिया, जो okay. कोर्स में एनरोल होने का ही प्राइस है आपका. ऑलमोस्ट 7% ऑफ द इक्विटी यू टू शेड. उसके बाद में यू हैव एन ऑप्शन कि वो 0.375 मिलियन और देते हैं आपको. यू हैव एन ऑप्शन कि आपको लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते. समझ गया. कंडीशन ऑफ दैट 0.375 मिलियन इज कि आपका जो भी नेक्स्ट राउंड होगा हाँ. उस राउंड के वैल्यूएशन पे वो कन्वर्ट हो जाएगा. ओके. ओके. बट काफ़ी फाउंडर फ्रेंडली एनवायरनमेंट है वो. YC में, Y कॉम्बिनेटर में. काफ़ी फाउंडर फ्रेंडली. ओके. सो सपोज प्रोसीजर क्या रहता है? व्हाट इज़ द प्रोसीजर अगर कोई नया स्टार्टअप है या कोई यंग एंटरप्रेन्योर है, उसको लगता है कि यार बहुत बढ़िया आइडिया है, बहुत डिफरेंट आइडिया है और YC के प्रोग्राम में एनरोल करना है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर? सो देयर इज अ YC की Y कॉम्बिनेटर की वेबसाइट पे जाके यू कैन फिल अप अ फॉर्म. इट्स अ स्टैंडर्ड फॉर्म जो सालों से चला आ रहा है. वो स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं. ओके. आप फॉर्म फिल करते हो. दे विल रिव्यू योर एप्लीकेशन. इफ दे लाइक योर एप्लीकेशन दे विल कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू. इट्स अ 10 to 12 minutes इंटरव्यू. आफ्टर दैट इंटरव्यू वर्चुअल इंटरव्यू. Okay. And after that interview, if you're selected, then they will call you and personally invite you to the program. If you're Okay. rejected, they will just email you that you're not selected. ओके. कितनी कंपनी सेलेक्ट होती है हर साल? हर साल अभी currently I think 200 to 300 कंपनीज पूरे हर बैच world में में? सिलेक्ट होती हैं. साल में से 2 बैचेस रन करते हैं. ओके. तो हर साल करीबन 400 से 600 कंपनीज. वर्ल्ड की टॉप कंपनीज जो है आज Airbnb, DoorDash, Rooms, Stripe, in fact in India Zepto now 91 square feet, they are backed Exactly. by YC, Y Combinator. Yes, it's a very good network. Very supportive, founder friendly people. So there's this guy Michael Siebel. He was our mentor. Okay. So he is one of the 4 original founder of Twitch. So they sold their company for $1 billion, and so and now he's partner at YC. He's not doing it because he want to make more money. He's doing it because he genuinely like to give back or pay forward the Okay. help and learning that he has received. He's genuinely interested in giving Back to the founders other that founders. learning, and that manifests as well because Michael himself, for that kind of a guy, in our batch there were I think almost 80-85 companies in our group. Huh. So there are 4 groups. Every group has a partner. So Michael Siebel, at that time CEO of Y Combinator, and he was fortunately partner of our group. Okay. So there are 80 companies under him, and he would spend almost every weekend, every Saturday, Sunday, he would spend almost 15-20 minutes with almost all the companies, whosoever wants to talk to him. Even now, like every 3 months, he would figure out almost half an hour for us to check with us what's going on, what are problems that we are facing. He will guide us about those problems. Okay. So it's very humbling to be in that company, to directly hear from those kind of guys when they come and tell you about Right. your approach. So when these kind of guys become available as a sounding board, you can do much more. So Correct. So that I would strongly vouch for any founder applying for that YC. So कितने दिन का प्रोग्राम होता है? ये प्रोग्राम टिपिकली 2 बैचेस में होता है. 6 महीने के प्रोग्राम्स रहते हैं. ओके. तो लेकिन उसमें से 6 महीने में से करीबन 4 महीने ही एक्टिव प्रोग्राम चलता है, जिसमें से क्लासरूम्स रहते हैं कि वीक में 2 से 3 क्लासेस होती हैं. Okay. जहाँ पे फाउंडर्स आते हैं, अपनी स्टोरी बताते हैं, Q&A कर सकते हो.
कुछ सेशंस रहते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें, स्किल सेट सीखने के, मार्केटिंग कैसे करना है, फाइनेंस कैसे हैंडल करना है, सेल्स कैसे करना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर सेशंस रहते हैं, अलग अलग चीज़ों के ऊपर जो स्टार्टअप बनाने में चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड फिर 4 महीने की जो क्लासरूम ट्रेनिंग और ये सब फिनिश होने के बाद में लास्ट में एक डेमो डे होता है, जहाँ पे उस 4 महीने के दौरान आपने जो भी सीखा होता है और वो सीख के जो भी अपना प्रोडक्ट बनाया होता है उस, और कुछ कस्टमर ट्रैक्शन लाए होते हो आप उस टाइम पे, उसको प्रेजेंट करते हो आप टू वाइडर इन्वेस्टर कम्युनिटी। ओके। एंड फिर वहाँ से यू गेट मोर फंडिंग एंड देन यू आर ऑन योर ओन टू बिल्ड योर बिजनेस। सो आपके हिसाब से मतलब इज इट अ गुड आइडिया टू रेज फंड्स इन द अर्ली स्टेज, इन द इनिशियल स्टेज ऑफ योर बिजनेस और स्टार्टअप? डिपेंड्स ऑन, कोई भी नए एंटरप्रेन्योर को अर्ली स्टेज में फंड रेज करने का सोचना चाहिए? देखो वैसे 2 चीज़ें कहता है कि देयर इज़ ऑलवेज मल्टीपल वेज टू रन अ बिजनेस। तो जब हम फंड रेज के लिए प्लान भी करते हैं तो दे ऑलवेज टेल अस कि एक कॉकरोच प्लान बनाओ, right? Because cockroach is a kind of an animal which can live on very limited food and requires very limited resources to sustain. Correct. So you can always sustain yourself. A company should be stacked in such a manner, or founders should always carry that mindset कि they can thrive in a cockroach manner, right? तो वो mindset तो रखना ही चाहिए founders को कि भाई अगर पैसा नहीं मिलता है तो मैं कैसे ऑपरेट करूँगा, राइट? और वो उस माइंडसेट से ऑपरेट करना इन द बिगिनिंग अच्छा होता है। आप बहुत ज़्यादा टीम ब्लोट कर लेते हो हर काम को करने के लिए, अगर आपके पास में बंदे हैं तो यू बिकम अ लिटिल फार्दर अवे फ्रॉम योर प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाह रहे हो, आपने हर काम को करने के लिए अगर बंदे रख लिए, राइट, देन यू लूज साइट ऑफ व्हाट यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू सोल्व। तो बेसिकली सही मोमेंट आप फंड रेज क्यों करते हो? क्योंकि आपको एक टीम बिल्ड करनी है, आपको कुछ रिसोर्सेज चाहिए टू रियली एक्चुअली अटेम्प्ट व्हाट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, राइट? तो फंड रेज करना तो पड़ेगा ही, अनलेस यू हैव अ मनी ऑन योर ओन। अगर आपके पास में खुद का पैसा है तो देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ रेजिंग कैपिटल। अगर खुद का पैसा है तो आप उस पैसे से एटलीस्ट बिजनेस को स्टेज पे लेके आओ। जितना लेट फंड रेज करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि अगर अपना कैपिटल लगा के बिजनेस बना लोगे और बिजनेस एक स्टेज पे पहुंच जाएगा और उसके बाद फंड रेज करोगे तो बेसिकली यू आर डाइल्यूटिंग लेसर इक्विटी फॉर हायर मनी, राइट? इफ यू आर रेजिंग मनी जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ आइडिया, यू आर बेसिकली डाइल्यूटिंग मोर ऑफ योर कंपनी फॉर लोअर प्राइस, राइट? तो फंड रेज एक तो करना उतना ही चाहिए जितना ज़रूरी हो, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, राइट? और फेजेस में करना चाहिए। कि इसके नेगेटिव क्या है फंड रेजिंग के, जो आपको आपके एक्सपीरियंस से लगता है? हमारे मतलब जो मैं बोल रहा हूँ सबसे बड़ा नेगेटिव हमने खुद झेला है ये कि आई वॉज लुकिंग टू रेज $3 मिलियन। हमारा ये प्लान था कि $3 मिलियन रेज करेंगे हम। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको मार्च अप्रैल 2022 के आसपास। 24 करोड़ रुपए, 25 करोड़। हाँ। तो हम इतना ही रेज करना था और दैट्स आल्सो अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, इट्स नॉट अ स्मॉल कैपिटल। सीरीज ए में ये सीड फंड में, ओके, सीड कैपिटल रेज करना चाहते थे। तो उस टाइम पे देयर वाज वेरी हाई इन्वेस्टर मोमेंटम इन द मार्केट और वाईसी का डेमो डे था, जो भी था, मतलब ऑल फैक्टर्स कंबाइंड एंड वी गॉट ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर इंटरेस्ट। Okay. Like almost everybody was willing to give us money at that time. And our round side, our valuation also bloated, our round side also bloated, and we could raise $10 million. Okay. So now we have more capital than we thought we would raise. Almost 3.5x more capital. Okay. Now what do we do with this capital? So that's a problem in itself, because that capital brings pressure of growth. Of course, 100%. You are answerable to investors. हाँ, कि अब इतना पैसा रेज कर लिया भाई, बढ़िया ग्रो करना है, सब करना है। तो अब उस बढ़िया ग्रोथ के चक्कर में यू स्टार्ट हायरिंग अ लॉट ऑफ पीपल कि हर छोटे छोटे काम के लिए बंदा हायर कर लो, ये चीज़ वो कर देगा, वो चीज़ वो कर देंगे, राइट? तो वहाँ पे इट रिजल्ट्स इनटू you can say over hiring, being overly aggressive, right? Also affects the kind of quality of business you are trying to build, a quality of service you are trying to provide. तो वहाँ से initial 6 months were almost like living in a crazy world, wherein you think you can buy everything with money, and from there sanity prevailed. I think people also, the friends and the mentors also helped a lot. Okay. Sanity prevailed and we turned things around slowly, one step at a time. अभी तक कितने राउंड रेस किया आपकी कंपनी ने?
बस वही 10 मिलियन रेस किया, उससे पहले 1 मिलियन जो YC में सिलेक्शन होता उससे पहले दिसंबर 2021 में 1 मिलियन रेस किया था, ओके। और फिर अप्रैल 2022 में इंडिविजुअल और वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू? तो जो पहले 1 मिलियन रेस किया था उसमें तो लार्जली एंजल्स एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके, सो आई थिंक इट्स अ गुड पॉइंट टू एंड द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए। प्लीज़ शेयर इट विद पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन टू कंस्ट्रक्शन एंड इंटीरियर बिजनेस, एंड प्लीज़ कमेंट एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू सो मच।